स्टॉक मार्केट के तमाशे में आपका वेलकम है। आदर आदाब अभिनंदन आभार। लेकिन आज की तारीख में स्टॉक मार्केट और स्कैम्स की दुनिया में इतना कुछ चल रहा है कि बड़ा अनवेलकमिंग लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं देवानंद जैसे बात करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। एनीवे, कमिंग टू द केसेस, आज बहुत कुछ डिस्कस करने को है। साइबर पुलिस व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर रही है। अदानी ग्रुप सेबी के साथ कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बीएसई नया इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है, लेकिन साथ में गुजरात में बहुत कुछ फेक चल रहा है। इनफैक्ट राजस्थान में तो एक फेक बेटा गली गली घूम के कहता है कि मैं आपके परिवार से हूं। ये सब कुछ आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के तमाशा में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हम पहले स्कैम की बात इंडिया के स्कैम से नहीं, ना इंटरनेशनल स्कैम से करेंगे। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। वियतनाम का स्कैम है। स्कैम का वर्थ है 2,27,100 करोड़ रुपए, करीब $27 बिलियन। कोर्ट के साथ केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि आपको सजाए मौत हो रही है। यू आर सेंटेंस्ड टू डेथ। और जिन्होंने स्कैम किया है उनका नाम है मैडम थुरोंग माइलैंड। 68 साल की इनकी उम्र है। रियल एस्टेट में ये काम करती हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको 99,000 करोड़ रुपए के करीब की अमाउंट वापस करनी होगी। हाँ, अगर आप 75% अभी दे देती हैं तो आपकी मौत की सजा को बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद कर दिया जाएगा। मतलब स्कैम की डिटेल को सुन के लगता है कि यार ये इंटरनेशनल स्कैम है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ा बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। सेटलमेंट इस केस में शायद हो नहीं पाई है। अभी बात ये हो रही है कि इनको मार दिया जाए या ताउम्र जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाए। स्कैमर के साथ एक्चुअल में कुछ इस तरह से ही करना चाहिए ताकि बाकी के लोग डर के रहें कि स्कैम करना कितना गलत हो सकता है। और इसी बात पे अगली खबर आती है कि इंडिया में इसी साल जनवरी से लेकर अगस्त तक करीब 11,269 करोड़ रुपीस के फ्रॉड हो चुके हैं। कुछ साल में टोटल स्कैम जो रिपोर्ट हुए थे करीब 7400 करोड़ थे। ये नंबर ऑलरेडी काफी आगे है। हाँ, इस चीज में हालांकि हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही हाल चल रहा है। किसी ना किसी को तो सजा देनी ही पड़ेगी। बात तो सही है। और हाँ, इंडिया में सजा होते होते रह गई। अदानी ग्रुप का नाम इन्वॉल्व था इस केस में, जहां पे सेबी ने 2020 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। मुद्दा था शेयर होल्डिंग पैटर्न का, मतलब एक कंपनी में कितनी हिस्सेदारी किसकी होती है, वो वैल्यू सही तरीके से दिखानी होती है। सेबी इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। अच्छा। लेकिन इस केस में बाहर के कुछ फंड्स का अदानी ग्रुप के अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट कंपनीज में 20 से 23% की होल्डिंग दिखाई गई थी इन बाहर के फंड्स के द्वारा। लेकिन एक्चुअल में होल्डिंग कहीं ज्यादा थी। जहां पे इन होल्डिंग्स को प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग्स के तौर पे दिखाना चाहिए था, इन होल्डिंग्स को पब्लिक होल्डिंग्स के तौर पे दिखाया जा रहा था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब बस चले जा रहा था। सेबी की इस इन्वेस्टिगेशन के तहत करीब 1984 करोड़ रुपए एक तरफ से और करीब 601 करोड़ रुपए एक तरफ से रिकवरी के लिए मांगे जा रहे हैं। लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से एक फालतू की डॉक्यूमेंटेशन कागजी काम को रोकने के लिए सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल दी गई है, जहां पे गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी की तरफ से करीब 28 लाख रुपए की सेटलमेंट आई है। बाकी की एंटिटीज ने पर एंटिटी 3 लाख रुपए की सेटलमेंट करने को कहा है। मतलब ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना हम डिनाई करेंगे। 2,500 करोड़ नहीं, अब एक काम कीजिए, हमारी तरफ से मामला कुछ लाखों में ही निपटाया जा सकता है। अब इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, नहीं बता, इतने रुपए में इतना ही मिलेगा, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में सेबी की तरफ से लिस्टेड कंपनी को लेके कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कागजों में कुछ कानून लिखे होते हैं। उन कानून की अगर वायलेशन होती है तो कई बार कंपनी सामने से कह देती है कि हम सेटलमेंट करने को तैयार हैं। और इस केस में जहां पे 2,500 करोड़ रुपए की रिकवरी सेबी की तरफ से यहाँ की जा रही है, इनकी तरफ से कुछ लाखों की सेटलमेंट का प्रपोजल दिया गया है। अब सेबी की चॉइस है कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। और रिजेक्ट से याद आई एक रिजेक्टेड बेटे की कहानी। वेरी इमोशनल स्टोरी। राजस्थान के इंद्रजीत रावत को उसकी फैमिली ने 2005 में रिजेक्ट इसलिए कर दिया था, सिर्फ इसलिए कर दिया था कि वो चोरी चकारी करता था और बार बार जेल जाता था। मतलब ये भी कोई बात है? सही पकड़े हैं। खैर, कुछ साल जेल में बिताने के बाद इंद्रजीत ने कहा कि जितने भी माता पिता अपने करण अर्जुन को ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं उनका बेटा बन के जाऊंगा। मेरे बेटे आएंगे। अभी इंद्रजीत बड़ा शाना इंसान था, रिसर्च करता था और देखता था कि कौन से शहर के कौन से परिवार के लोगों का
कितने साल का बेटा गुम चुका है, उस हिसाब से अपने आप को वो बेटा बन के दिखाता था और उस शहर की पुलिस स्टेशन में जाके कहता था कि मेरे को इस साल इस जगह पे इस उम्र पे किडनैप कर लिया था और आज की तारीख में मेरे को पता लगा है कि मैं इस शहर के किसी परिवार का बेटा हूं, प्लीज मुझे मेरे परिवार से मिला दीजिए। ये बोल बोल के देश के अलग अलग राज्य जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग परिवारों के साथ कुछ समय के लिए रहता था, फिर उनसे ही चोरी करके वहां से अफुर्र हो जाता था। अ लोकल, अ फेक, अ सन। मतलब कितना पर्सनलाइज्ड स्कैम है, लोगों के घर में रह के वहां से ही चोरी करके निकल जाता था। मतलब जिस थाली में खाता था उस थाली के साथ साथ उस घर के सारे बर्तन लेके उड़ जाता था। यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। आसपास के लोगों को बता दीजिए कि उनका खोया हो बेटा अगर कहीं आता है तो भैया बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल अत्याचार ही होता है। और अत्याचार से याद आया, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले 15 महीने में 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। कहां पे? फिजिकल और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि अब बीएसई को बनना है ग्लोबल प्लेयर। बीएसई के सीईओ और एमडी सुंदररामन राममूर्ति जी का कहना है कि आज की तारीख में बीएसई के पास 463 ब्रोकर्स हैं, 16 लाख सेंसेक्स 30 ट्रेडर्स हैं, 8 लाख रेगुलर ट्रेडर्स हैं, मतलब एक्टिवली ट्रेड करते हैं, 120 एफपीआईज हैं। अप्रिशिएट इट सर, बहुत बढ़िया बात की है, नो सरकाज़म, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू। लेकिन एक सेकंड, बट सर व्हाट अबाउट आईपीओस, व्हाट अबाउट लिस्टेड कंपनी जो कि आज की तारीख में बीएसई पे लिस्ट होके पोंजी स्कैम चला रही हैं, ईडी के केसेस में फंस रही हैं। ट्रैफिक सोल जैसा आईपीओ लिस्ट हो जाता है, फंड रेज कर लेता है, एस्क्रो में पैसा आ जाता है, लेकिन सेबी के ऑर्डर के कारण आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बाद में पता लगता है कि यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, ऑफिस में तो कोई बैठा ही नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई। ये सारी इंस्पेक्शन बाद में की गई, पहले भी तो की जा सकती थी, और इन सब चीजों के लिए 500 करोड़ रुपए तो नहीं लगते। हालांकि बीएसई ने एक्सचेंज स्पेस में अपना नाम बहुत बेहतरीन किया है पिछले कुछ महीनों में। लगता भी है कि पैसे का खर्चा हुआ भी होगा, लेकिन कुछ लूप होल्स आज की तारीख में है जहां पे रिटेल ट्रेडर जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करना चाहता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और ज्यादातर वो कंपनीज बीएसई पे ही होती हैं। समझ नहीं आता है क्यों। और समझ तो यार एक चीज और भी नहीं आ रही, गुजरात में पिछले 24 महीनों में इम्पर्सनाइजेशन मतलब बहरूपिया बनने के, फेक होने के बहुत से स्कैम आ रहे हैं। मतलब फेक स्कूल, फेक ईडी ऑफिसर, फेक टोल नाका। और फेक टोल नाका की तो कहानी ये थी कि एक्चुअल में कोई टोल था ही नहीं, वहां पे लोगों ने एक सड़क पे अलग से टोल खोल रखा था और जो भी गाड़ियां वहां से निकलती थी टोल भरे जा रही थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे इसके अलावा फेक ईडी ऑफिसर, फेक कलेक्टर, फेक डेप्यूटी कलेक्टर, फेक सीबीआई ऑफिसर, मतलब यहाँ पे सरकारी ओहदों को फेक करना बड़ा ट्रेंडी सा है। इट सीम्स लाइक ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये फेक ऑफिसर बन के छोटे बड़े स्कैम नहीं करते, स्कैम भी बड़े बड़े होते हैं। जिससे कि एक फेक सीएमओ ऑफिसर ने करीब 21 करोड़ का स्कैम कर दिया। एक जनाब तो फेक एफसीआई ऑफिसर बन के अलग अलग कंपनीज में छापे मारे जा रहे थे और उसके बाद वहां से अलग से अंडर द टेबल पैसे खा रहे थे। मतलब फेक ऑफिसर बन के भी करप्शन से पैसा, क्या बात है। मतलब ऐसी खबरें पढ़ पढ़ के कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या गुजरात नेक्स्ट चाइना बनना चाहता है फेकनेस में। एनीवे, जाते जाते दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि आज की तारीख में आपको अमीर बनाने के लिए बहुत से लोग बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। चाहे वो लोन देने वाली एप्स हो, नकली ट्रेडिंग एप्स हो, नकली इन्फ्लुएंसर्स हो, हर कोई चाहता है कि आप अमीर बने, लेकिन एक्चुअल में ये सब झूठ है। अमीर बनने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बहुत सारी मेहनत, जैसे कि पहले के लोग किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग जल्दी गरीब हो रहे हैं और उसके बाद वापस आने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात थोड़ी सीरियसली लीजिएगा। एक्चुअली बाकी सारी बातें चाहे मजाक में कहीं हो, सीरियसली लेने की कोशिश कीजिएगा, सीखिएगा। कहीं अगर इन केस कहीं फंस गए हैं तो आप asim.in वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं। वी विल कॉल यू एंड हेल्प एज मच एज वी कैन। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस बार का एपिसोड काफी महीनों बाद आया है, लेकिन होपफुली अगली बार आपको इतना इंतजार नहीं करवाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।